नमस्कार दोस्तों। चंद्रयान 3 के ऐतिहासिक सक्सेस को 2 हफ्ते भी पूरे नहीं हुए, लेकिन इसरो एक बार फिर से इतिहास रचने जा रहा है। आदित्य एल एल्बर्ट मिशन आज इसरो की नजर चांद पर नहीं बल्कि सूरज की तरफ है। आइए समझते हैं इस मिशन को गहराई से। आदित्य L1 इंडिया का पहला मिशन है जो स्पेसिफिक सूरज को स्टडी करेगा। लेकिन जैसे चंद्रयान चांद पर लैंड किया था, वैसे आदित्य सूरज पर लैंड नहीं करेगा, बल्कि दूर से ही सूरज को जांचेगा। इंफ्रा की स्पेसक्राफ्ट धरती के ज्यादा करीब होगा। सूरज से मिशन के दौरान स्पेसिफिक कहा जाए। लॉन्च होने के बाद यह धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर जाकर लग्रांज पॉइंट L1 के राउंड एक हेलो ऑन ऑर्बिट में घूमेगा। उस पॉइंट तक पहुंचने में इसे लॉन्च से करीब 4 महीने का समय लगेगा और एक बार वहां पहुंच गया तो 5 साल तक वहीं रहकर सूरज को ऑब्जर्व करेगा। इसलिए सिर्फ एक स्पेसक्राफ्ट नहीं बल्कि एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी भी है। अब सबसे पहला सवाल आपके मन में यहां पर आएगा कि आखिर ये लग्रांज पॉइंट क्या होता है। लगान पॉइंट्स दोस्तों वो अनोखे पॉइंट स्पेस में जहां पर 2 स्टेनलेस स्टील बॉडी का ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस आउट करता है। सूरज और धरती को अगर हम यहां कंसीडर करें तो 5 लग्रांज पॉइंट्स बनते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ये 5 लग्रांज पॉइंट्स कहां पर लाई करते हैं। ये वो पॉइंट है जहां पर अगर हम कोई स्पेसक्राफ्ट भेजेंगे तो स्पेसक्राफ्ट का ऑन ऑर्बिटल मोशन सेंटर फ्यूल फोर्स धरती और सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स से कैंसिल आउट कर जाएगा। इसका फायदा क्या हुआ? हमें स्टेबिलिटी मिलती है। जो भी स्पेसक्राफ्ट हम लग्रांज पॉइंट पर भेजेंगे, हमें ऑलमोस्ट कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। उस स्पेसक्राफ्ट को उस पॉइंट पर बनाए रखने के लिए स्पेसक्राफ्ट का फ्यूल बचेगा और वह स्पेसक्राफ्ट धरती की सन के राउंड रेवोल्यूशन के साथ साथ गोल गोल घूमता रहेगा। इससे ज्यादा लंबे मिशन भी किए जा सकते हैं। दूसरा फायदा है कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन लग्रांज 1 यानी L1 पॉइंट का। अगर हम एग्जाम्पल लें, यहां पर जो भी चीज हम L1 पॉइंट पर भेजेंगे वो कंटिन्यू ऐसी पोजीशन में रहेगी जहां से धरती और सूरज दोनों को देखा जा सके और कभी भी एक दूसरे की शैडो में सूरज या धरती छुपे नहीं। खुद ही सोचकर देखो, जब हम किसी स्पेसक्राफ्ट को लूनर ऑन ऑर्बिट में भेजते हैं, जैसे चंद्रयान को भेजा था, या फिर अर्थ के ऑन ऑर्बिट में भेजते हैं, चांद के राउंड गोल गोल घूमने से धरती बीच बीच में छुप जाती है। ऐसे ही धरती के राउंड गोल गोल घूमने से भी सूरज छुप जाएगा। इसलिए लग्रांज पॉइंट्स इतने जरूरी हैं और आदित्य L1 को L1 पोजीशन पर प्लेस किया जाएगा। यहीं से इसका नाम आया है आदित्य L1। इससे पहले भी जो बाकी और स्पेस एजेंसी ने सोलर ऑब्जर्वेटरी भेजी है, उन्हें L1 पर प्लेस किया गया है, जैसे कि सोलर एम हीलियोफेरिक ऑब्जर्वेटरी शॉर्ट में सोहो। यह ज्वाइंट मिशन था नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का L1 और सबसे इंपॉर्टेंट लग्रांज पॉइंट्स है क्योंकि वो धरती के सबसे करीब है। जो फेमस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, उसे L2 पॉइंट पर प्लेस किया गया है। जैसे कर सकते हो क्या कारण है, इसकी बात मैंने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप वाले वीडियो में भी करी थी। L2 पॉइंट पर धरती सूरज को छुपाकर रखेगी अपने पीछे, और क्योंकि इस टेलीस्कोप को लाइट से दूर देखना है। यूनिवर्स की गहराइयों में सूरज की रोशनी को छुपाना जरूरी है ताकि कोई इंटरफेरेंस ना आ सके। इसलिए L2 पॉइंट यहां चुना गया। लेकिन आदित्य L1 पर वापस आए तो सूरज के बारे में क्या स्टडी करेगा, यह समझने के लिए पहले हमें सूरज के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा। हमारे सोलर सिस्टम का सन, इसका डायमीटर करीब 109 गुना ज्यादा बड़ा है। धरती के डायमीटर से वजन में यह 33,000 गुना ज्यादा भारी है। धरती के कंपैरिजन पर अगर आपको विजुअलाइज करना है सूरज के साइज को धरती के साइज के कंपैरिजन में, तो इस एनिमेशन को आप देख सकते हो। 1.3 मिलियन और एक सन के अंदर फिट हो सकती है। जैसे धरती के अंदर अलग अलग लेयर होती है, कोर मेंटल क्रस्ट, ऐसे ही सन के अंदर भी अलग अलग लेयर होती है। सबसे अंदर सूरज के भी एक कोर मौजूद है। इस कोर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन के रिएक्शन होते हैं, जहां पर हाइड्रोजन और हीलियम गैस को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। इसी एनर्जी से सनलाइट पैदा होती है और गर्मी निकलती है जो हमें धरती पर भी महसूस होती है। कोर का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इसके एकदम बाहर है रेडियो एक्टिव ओजोन। 70% सन का रेडियस रेडिएटर जोन से बनता है। फिर आती है कनेक्टिव और प्रॉक्सिमिटी।
30% संकर रेडियस या एनर्जी ट्रांसफर कन्वेक्शन के थ्रू होता है, इसलिए इसको ये नाम दिया गया है। इसके बाद आता है संघ का सरफेस, जिसे हमने नाम दिया है फोटोस्फीयर। इवन दो हम इसे सरफेस कहते हैं, लेकिन असलियत में सन का कोई वैसा सरफेस नहीं होता जैसे धरती का सरफेस होता है, क्योंकि वहां सिर्फ गर्म गैस और प्लाज्मा मौजूद है। तो इसे सूरज की एटमॉस्फेयर की लोवेस्ट लेयर भी कहा जाता है। यहां पर तापमान काफी हद तक ठंडा हो जाता है, 5500 डिग्री सेल्सियस इसके ऊपर आती है। क्रोमस्फीयर की लेयर, जहां पर तापमान बढ़ने लगता है, 6000 डिग्री सेल्सियस से शुरू होता है और ऊपर तक पहुंचते पहुंचते 20,000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। फिर एक पतली सी लेयर है ट्रांजिशन रीजन नाम से, और उसके बाद सन की सबसे आउटर मोस्ट लेयर आती है, जिसे कोरोना कहा जाता है। इस वाले कोरोना का उस कोरोना वायरस से कुछ भी लेना देना नहीं है। कोरोना की लेयर में बहुत गर्म प्लाज्मा मौजूद होता है, 1, 2, 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस। एक सवाल यहां आपके मन में आएगा कि आखिर क्या कारण कि संघ का कोर इतना गर्म है लेकिन सरफेस ठंडा हो जाता है, और फिर कोरोना लेयर फिर से इतनी गर्म हो जाती है। आखिर क्या कारण कि संघ का कोर्स इतना गर्म है लेकिन सरफेस ठंडा हो जाता है, और फिर कोरोना वाली लेयर फिर से इतनी गर्म हो जाती है? यह सवाल अभी भी एक मिस्ट्री है। साइंटिस्ट के लिए हो सकता है आदित्य L1 का स्पेस मिशन यहां कुछ राज खोलेगा। साइंटिस्ट ने अपनी अलग अलग थ्योरी बनाई है इसके पीछे रीजनिंग को लेकर, लेकिन फॉर श्योर कोई भी अभी नहीं जानता कि एक रीजन क्या है। जब हम सूरज को धरती से देखते हैं तो यूजफुल हमें फोटोशेयर की लेयर दिखती है, लेकिन जब सोलर इक्लिप्स होता है तो एक रेडिश ग्लो हमें दिखता है। सोलर इक्लिप्स के अराउंड तो वह क्रोमस्फेयर की लेयर होती है, और टोटल सोलर इक्लिप्स में वह लेयर भी छुप जाती है और सिर्फ कोरोना की लेयर दिखती है। बहुत ही फेमस एक खेल टाइप का बन जाता है सन। कह रहा हूं, आदित्य 11 का मिशन है सन की ऊपर की 3 लेयर को स्टडी करना, फोटोस्फेयर, क्रोम स्फेयर और कोरोना, लेकिन सूरज से लाखों किलोमीटर दूर। आखिर यह किया कैसे जाएगा? इस पर मौजूद इंस्ट्रूमेंट्स की बात करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि सूरज से क्या क्या चीजें बाहर निकलती हैं। सबसे पहले हीट और लाइट तो हम सब जानते हैं कि सूरज से निकलती है, यह तो बड़ा बेस है। इसके अलावा सूरज से हर प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती है। इसमें न सिर्फ हमारी विजिबल लाइट जो हमें आंखों से दिखती है, बल्कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूवी रेज, जिसकी वजह से स्किन कैंसर हो सकता है, इंफ्रारेड रेडिएशन, रेडियो वेव्स, एक्स रेज, गामा रेज। यह एक्स सीरीज और गामा रेज भी बहुत हार्मफुल रेडिएशन होती है, लेकिन हमारी धरती के एटमॉस्फेयर इनसे प्रोटेक्ट कर लेती है। लेकिन इन सब के अलावा सूरज से निकलती है सोलर विंड। सोलर विंड बेसिकली एक बहुत बड़ा बहाव है चार्ज इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन का। यह सोलर विंड जब धरती की मैग्नेटिक फील्ड से इंटरैक्ट करती है तो हमें नॉर्दर्न लाइट्स देखने को मिलती है। यही सुंदर सी रोशनी आसमान में स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड जैसे देशों में देखने को मिलती है। इस पर मैंने एक ब्लॉग भी बनाया था, अगर नहीं देखें लिंक डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा सूरज से निकलते हैं कोरोनल मास इजेक्शन। CME या सोलर, विंड और मैग्नेटिक फील्ड के बहुत बड़े बर्स्ट होते हैं, फिर निकलते हैं सूरज से। कभी कभार सोलर फ्लेयर जो लाइट और एनर्जी के बड़े इंटेंस फ्लैश होते हैं। कई साइंस फिक्शन फिल्मों में अक्सर सोलर फ्लेयर का मेंशन किया जाता है, जैसे कि 2012 या नवीन जैसी फिल्में, जिनमें एक भयंकर सोलर फ्लेयर निकलता है जिसकी वजह से पूरी दुनिया खत्म हो जाती है। अब इन्हीं सब चीजों को मेजर करने के लिए आदित्य L1 पर 7 इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं, जिन्हें 7 पेलोड कह सकते हैं। पहला विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ शॉट में बेल या कोरोना लेयर को स्टडी करेगा और कोरोनल मास इजेक्शन को ऑब्जर्व करेगा। दूसरा सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप शॉट में शूट सूरज की फोटोस्फेयर और क्रोमास्फेयर की इमेजिंग लेगा। अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम में तीसरा सोलर लो एनर्जी एक्स रे स्पेक्ट्रोमीटर शॉट में सोलर, और चौथा हाई एनर्जी L1 और बीटिंग एक्स रे स्पेक्ट्रोमीटर शॉट में हीलियम। यह दोनों सूरज से निकली एक्स रे को स्टडी करेंगे, स्पेशली सोलर फ्लेयर में जो एक्स रे से निकलती है।